वंदे मातरम कर्मचारी साथियों। एसआईपीएफ से संबंधित पिछले वीडियो में हमने डिटेल में जाना था कि एसआईपीएफ यानी स्टेट इंश्योरेंस के बारे में जाना था कि स्टेट इंश्योरेंस या राज्य बीमा क्या होता है। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको डिटेल में बताया था कि राज्य बीमा क्या है, बीमा धन क्या कौन सा होता है और कब से ये योजना लागू है, किन किन पे लागू है, और इसके अलावा आपकी जो प्रीमियम की दर कितनी है, आप कितनी स्लैब आगे तक ले सकते हैं या न्यूनतम आपकी मूल वेतन के अनुसार कितना प्रीमियम आपको कटवाना पड़ता है, कब आप ऐसे की कटौती शुरू करवा सकते हैं, कब बंद करवा सकते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद भी अगर इसको लागू रखना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, या इस पे अगर लोन लेना चाहें तो किस तरीके से लेंगे। ये पूरी जानकारी मैंने विस्तार से इस वीडियो में डिटेल में बताया था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो उसका इस वीडियो का जो पहला भाग है वो देख लें। आज बात करेंगे इसके सेकेंड पार्ट के बारे में। तो एसआईपीएफ पे जो एक मॉड्यूल है पेपरलेस मॉड्यूल, आज सारा काम जो भी है वो पेपरलेस हो रहा है। तो पहले जो भी मॉड्यूल था वो पेपरलेस नहीं था और दूसरा अभी जो पेपरलेस है, दोनों में क्या अंतर है, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इसके बारे में दूंगा। और इसी वीडियो के अगले भाग में मैं एसआईपीएफ के बारे में फर्स्ट रेगुलेशन कब पढ़ना है, फर्दर रेगुलेशन कब पढ़ना है, अगर आप नॉमिनी या कोई नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत हो जाती है तो आपको क्या करना है, इसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि नई और पुराना जो मॉड्यूल है उसमें क्या अंतर है। तो पहले जो होता था उसमें ऑनलाइन ऋण आहरण क्लेम वगैरह के लिए आपको हार्ड कॉपी है वो अपने डीडीओ के माध्यम से एसआईपीएफ कार्यालय के जो भी जिला कार्यालय होता है वहाँ भेजनी पड़ती थी, और वहाँ से उसके साथ में आपकी जो जीपीएफ एसआई की जो भी पासबुक वगैरह होती थी उसको भी आपको आवश्यक रूप से भेजना पड़ता था। उसकी चेकिंग होती थी और उसके बाद में ही जो भी आपका प्रोसेस है वो ऋण वगैरह है या आहरण का काम होता था वो होता था। अब वर्तमान में क्या किया गया कि सारा काम पेपरलेस है। आप अपने एसएसओ में जाकर के, एसआईपीएफ में जाकर के, अगर आपको कोई भी लोन की आवश्यकता है, ऋण की आवश्यकता है या आपका क्लेम पूरा हो गया है एसआई का, अगर आप वो प्राप्त करना चाहते हैं तो सारा काम ऑनलाइन है। इसमें आपको व्यक्तिगत रूप से अपने जिला कार्यालय में, एसआईपीएफ कार्यालय में ना, तो आपको अपनी हार्ड कॉपी यानी जो सर्विस बुक या इसकी एसआई की जो बुक है, पासबुक है, उसकी कॉपी भेजने की कोई आवश्यकता नहीं होती। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो वो यहाँ थोड़ा जरूर देख लें। तो एप्लीकेशन सबमिट करने से पूर्व किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे अब सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो एप्लीकेशन को ई साइन के लिए के साथ सबमिट करें और ई साइन जोड़ने के लिए सबमिट विद ई साइन बटन पर क्लिक करना है। और आपके जो भी मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, खास करके जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर होता है, उस पर ओटीपी आता है और ओटीपी सबमिट करते हैं। उसके बाद में डाउनलोड फाइल को खोल दें और उसके बाद में उसकी एप्लीकेशन में क्यूआर कोड और ई साइन न जुड़े हो तो वापस होम स्क्रीन पे एक पेंडिंग टास्क में एप्लीकेशन को कैंसिल करके नई एप्लीकेशन भर दें और उसके बाद में वहाँ से आप फॉरवर्ड कर दें। तो इस तरीके से जो भी आपका क्लेम वगैरह है वो ऑनलाइन सबमिट हो जाता है। अब इसमें कुछ समस्याएं जो टेक्निकल आ सकती है वो भी इसमें बताई गई है कि मेरे पेपरलेस मॉड्यूल प्रणाली में जीपीएफ आहरण का आवेदन किया था परंतु मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा है। मान लो कई बार ऐसा होता है कि आप कोई भी जीपीएफ या एसआई का आहरण करना चाह रहे हैं और जैसे कोई लोन वगैरह लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें मैंने पहले बताया कि आपका मोबाइल आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल है, उसी पे ओटीपी आएगा। तो हो सकता है कि आपका मोबाइल आधार से जुड़ा हुआ नहीं हो, तो आप अपने जो भी आसपास का जो ई मित्र है जहाँ से आधार अपडेट होता है वहाँ जाकर के या यूडीआई की साइट पे जाकर के अपना मोबाइल नंबर स्वयं के स्तर पर अपडेट कराएं। उसके बाद कोशिश करें तो ये हो जाएगा। अगला है कि मुझे प्रावधान निधि योजना अंतर्गत स्थायी आहरण लेना है, यानी जीपीएफ से संबंधित मान लो अगर स्थायी लोन लेना है और उसके बाद में आपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करके अपलोड कर लिए, लेकिन कुछ पेज है वो पृष्ठ अपलोड होने से रह गए, जैसे मान लो आपने पूरी पासबुक नहीं करके कुछ पेज छूट गए, तो उसका क्या इलाज है। तो एसआईपीएफ पोर्टल पर आवेदन करने के बाद में पश्चात डीडीओ के अप्रूवल या फॉरवर्ड के बाद यदि आपके ध्यान में आता है तो आप आवेदन को स्वयं निरस्त करके पुनः कॉपी अपडेट करके उसको आवेदन कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी सुविधा है कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगला है कि अगर आवेदन करते समय मेरे द्वारा ऋण आहरण के माध्यम से चाहने वाली राशि अधिक पूर्ति कर दी गई है, यानी कि जैसा आपका आवेदन नहीं हो रहा था या जितना आपका लोन स्वीकृत हो रहा था उससे आपने ज़्यादा अगर आवेदन कर लिया तो जिसे मैं दोबारा निरस्त करके दोबारा कैसे आवेदन कर सकता हूँ। तो आहरण वितरण अधिकारी द्वारा जो अप्रूवल या फॉरवर्ड से पूर्व आप अपने स्वयं के आवेदन को निरस्त कर सकते हैं। यानी आप अब हालांकि अब तो थोड़ा सा इसमें भी अपडेट हो गया कि डीडीओ लेवल पे ये आता ही नहीं है, सीधा ही आपके एसआईपीएफ जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप डीडीओ लेवल पे शो नहीं हो रहा तो आप एसआईपीएफ जा करके वहाँ से आपको इसको रिवर्ट करवा सकते हैं। तो ये कुछ है। इसके अलावा जैसे मान लो आपकी बैंक डिटेल से पे पोर्टल पे अपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है, तो आपको क्या करना है, तो सारी इसमें डिटेल्स है वो पे मैनेजर से कैप्चर की जाती है। तो पे मैनेजर पे सारी आपकी डिटेल्स है वो आप सही करें। पे मैनेजर पे किस तरीके से करेंगे उसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखे हैं, तो वो आप एक बार पूरा करके और कोशिश ये करें कि जब भी आप सबमिट करें आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह अच्छी तरह से चेक करें, क्योंकि जो भी आप ऋण आहरण कर रहे हैं या
अगर आपकी मैच्योरिटी वगैरह है तो सारा जो भी है वो बैंक में ही आएगा। तो बैंक की अकाउंट नंबर, बैंक में आपका नाम, आपके नाम की स्पेलिंग वगैरह, इसके अलावा एफएससी कोड वगैरह है वो सब सही होना चाहिए। अब इसमें एक और है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात जीपीएफ खाता संचालित है तो मेरे द्वारा बैंक डिटेल के संबंध में क्या कार्रवाई अपेक्षित है। तो रिटायरमेंट के बाद में अगर आप डिटेल के प्रमाणीकरण के लिए आप कैंसिल चेक की कॉपी है वो आप संलग्न करें, और जिसके आधार पर संबंधित डीडीओ या एसआईपीएफ कार्यालय से बैंक डिटेल है वो अपडेट की जा सकती है। अब है कि जैसे ये एक और इम्पोर्टेंट जो क्वेरी हो सकती है कि मैं राज्य बीमा पॉलिसी यानी एसआई के अंतर्गत लोन लेने का इच्छुक हूँ, परंतु एसआईपीएफ पोर्टल पर मेरा बीमा धन कम या शून्य प्रदर्शित हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। यानी कई बार ऐसा होता है कि जो खास करके कुछ साल में आपके 2-3 साल में एसआई की कटौती हो गई और आप लोन लेना चाहते हैं लेकिन आपके उसमें शून्य जो भी धन है, बीमा धन शून्य शो हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है। तो उसके लिए एक तो है कि एसआईपीएफ पोर्टल पर यदि कर्मचारी की बीमा कॉन्ट्रैक्ट अपडेट नहीं है और बीमादार ने नियत प्रीमियम स्लैब से स्वेच्छा के आधार पे 2 या अधिक उच्च दर प्रीमियम दी है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो विभाग द्वारा मांगे जाने पर घोषणा पत्र जो स्वयं बीमेदार या आहरण वितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है, इसकी स्कैन कॉपी भी विद्यालय जो भी विभागीय जिला कार्यालय है उसको उपलब्ध करानी पड़ेगी। या इसमें एक ऑप्शन है कि आप अपने जो भी अपडेट्स है, मतलब जैसे आप इसको रिफ्रेश करते रहे, अपडेट करते रहे, तो यहाँ एसआईपीएफ में जा करके आप अपने जो भी डिडक्शन है उसको आप अपडेट करते रहें, रिफ्रेश करते रहें, तो जो भी डिडक्शन है वो आपके ऑटोमेटिक उसमें शो हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप इसमें एक नंबर भी दिए होते हैं, आप एसआईपीएफ जब अपना लॉगिन करेंगे तो उसमें आपके एक ट्रेजरी एसआईपीएफ कार्यालय के जो भी कार्मिक होते हैं, खास करके एलडीसी वगैरह, उनके एक नंबर दिए होते हैं जिनसे आप संपर्क करके अपनी ये समस्या बता सकते हैं। अब एक और है कि अगर ई साइन करने के बाद, यानी आपने कोई भी लोन वगैरह के लिए सबमिट किया और उसके बाद में आ रहा है कि प्लीज़ अपडेट योर आधार मैसेज आए, तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में एसएसओ अकाउंट में लॉगिन करके एम्प्लॉय आईडी और डेट ऑफ बर्थ दे करके एम्प्लॉय मैप करेंगे। एम्प्लॉय आईडी और डेट ऑफ बर्थ भरते हुए बिल्कुल सावधानी रखनी है और जो भी फॉर्म सावधानी से भरे उसके बाद अपडेट कर लें। तो ये तो हो गया एसआई के संबंध में। अब एसआई के संबंध में जिला कार्यालय के लिए कुछ जो भी निर्देश है वो आपके काम के नहीं है। मैं अब जो मैंने विशेष बात आपको बताई थी या मैं जो बताना चाह रहा था कि एसआईपीएफ से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट वगैरह क्या है, तो या एसआई से संबंधित, तो यहाँ से जैसे सबसे पहले देखेंगे तो एसआईपीएफ पोर्टल क्या होता है। तो ये वेब बेस्ड जो कस्टमाइज्ड पोर्टल है जिसके द्वारा राज्यकर्मी जो भी है वो बीमा यानी एसआई, स्टेट इंश्योरेंस और जीपीएफ से संबंधित समव्यवहार, जिसमें राज्य बीमा के अंतर्गत प्रथम कटौती, अधिक घोषणा पत्र वगैरह को सबमिट करना है, राज्य बीमा पॉलिसी यानी एसआई के अंतर्गत ऋण लेना है, क्लेम आवेदन करना वगैरह, ये सारे काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से। अब जो सारा काम है इस पोर्टल के माध्यम से नहीं होकर के आपको सबसे पहले एसओएस में जाना है। आपके एसओएस में जाने के बाद में वहाँ आपको एसआईपीएफ न्यू पे क्लिक करना है और वहाँ से ये सारा काम हो जाएगा। अब जैसे बात आती है कि फर्स्ट डिक्लेरेशन आपको कब भरना होता है। ये जो भी कार्मिक जिनकी 2 साल की सेवा पूरी हो चुकी है, नहीं जिनका स्थायीकरण हो चुका है, या 2 साल की सेवा पूरी होने के बाद में आपका जब प्रोबेशन समाप्त हो जाए तो उसके अगले प्रोबेशन समाप्त होने के बाद में जस्ट जो भी महीना मार्च महीना आ रहा है उस महीने से आपको भरना होता है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि प्रोबेशन अवधि समाप्त होने के पश्चात आने वाले प्रथम मार्च माह में फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाता है और मार्च माह से ही राज्य बीमा की प्रथम कटौती की जाती है। अगर आपका स्थायीकरण वगैरह है मई वगैरह में हो रहा है तो आपको वापस अगले मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा, बीच में आप एसआई की कटौती नहीं कर सकते। तो ये विशेष एसआई के संबंध में निर्देश है। अगला है फर्दर डिक्लेरेशन कब भरना होता है। इसमें 2 तरह के ऑप्शन मैंने आपको बताया कि एक तो होता है फर्स्ट डिक्लेरेशन, एक होता है फर्दर डिक्लेरेशन। फर्स्ट डिक्लेरेशन का मतलब आप पहली बार एसआई का फॉर्म भर रहे हैं तो वो आप जब भी आपका प्रोबेशन पूरा हो जाए उसके बाद में आने वाला जो भी मार्च है उसमें भरा जाएगा। फर्दर डिक्लेरेशन का मतलब है कि आप ऑलरेडी आपका बीमा हो चुका है यानी एसआईपीएफ में आपका प्रीमियम कट रहा है, लेकिन जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपके मूल वेतन के अनुसार मान लो जैसे 2200 कट रहा है, लेकिन आप आगे की 2 स्लैब ले सकते हैं। तो उस 2 स्लैब अगर आप बढ़ाना चाहते हैं उसको 1 स्लैब या 2 स्लैब जितना भी बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फर्दर डिक्लेरेशन की आवश्यकता होगी। और इसमें ये भी दिया हुआ है कि जैसे मार्च माह में बीमादार अपना प्रीमियम स्वेच्छा से बढ़ा सकता है। अब बढ़ा तभी सकता है कि जब आपके जो भी मूल वेतन उसके अनुसार 2 स्लैब ले सकते हैं और मैक्सिमम 7,000 तक हो सकता है, तो उसको फर्दर डिक्लेरेशन करने की आवश्यकता है। परंतु यदि बीमादार का मूल वेतन बढ़ने के कारण या राज्य बीमा की प्रीमियम स्लैब में परिवर्तन के कारण बीमादार का प्रीमियम बढ़ता है तो फर्दर डिक्लेरेशन की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर इसकी स्लैब ही चेंज हो जाती है तो बात अलग है, लेकिन आप अपनी इच्छा से जो भी नियमित निर्धारित स्लैब है उसमें अगली स्लैब लेना चाहते हैं तो आपको फर्दर डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा। अब बीमादार फर्स्ट डिक्लेरेशन भरते समय किसको मनोनीत कर सकता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था कि बीमादार अपने परिवार के किसी भी सदस्य को मनोनीत करने के लिए स्वतंत्र है। परिवार का कोई भी सदस्य नहीं होने की स्थिति में वो किसी भी अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को भी मनोनीत कर सकता है।
अगला है कि फर्दर डिक्लेरेशन या फर्स्ट डिक्लेरेशन, आप जैसे पहली बार एसआई का आप फॉर्म भर रहे हैं या आप अधिघोषणा जिसको फर्दर डिक्लेरेशन कहते हैं वो भरना चाह रहे हैं, उसमें अगर आपके नाम है, पिताजी के नाम में, जन्म तारीख में या मूल वेतन वगैरह में, कई लोगों की ये समस्या आ रही थी कि मूल वेतन गलत बता रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उक्त सभी क्रेडेंशियल्स के लिए बीमादार को अपने डीडीओ से संपर्क करना होगा। और डीडीओ के लॉगिन में जो एम्प्लॉय प्रोफाइल में बीमादार का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक या मूल वेतन दिखाई देने वाली किसी भी विसंगति को ठीक किया जा सकता है। तो इसके लिए आप अपने डीडीओ से संपर्क करें और डीडीओ के लॉगिन में जो डीडीओ रोल शो होगा उनके एसआईपीएफ में, वहाँ से ये काम हो जाएगा। यदि फर्दर या फर्स्ट डिक्लेरेशन भरते समय फॉर्म में डीडीओ गलत दिखाई दे रहा तो क्या करें। अब कई लोगों की ये हो सकता है कि जैसे मान लो किसी की नियुक्ति किसी कार्यालय में हो, उसके बाद में 2 साल की जैसे उसका जो भी ऐसे की कटौती वगैरह चालू है और उसके बाद में उसका ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर होने के बाद में पे मैनेजर से जैसे पहले होता था, अब तो जैसे सारा काम आईपीएमएस पे आ गया है, लेकिन पे मैनेजर से आपकी आईडी तो ट्रांसफर हो गई, आपका पेमेंट वगैरह है वो सारा ट्रांसफर हो गया, नए डीडीओ के द्वारा बन रहा है, लेकिन एसआई की जो है आईडी है वो ट्रांसफर नहीं हुई। तो आपको एसआई में डीडीओ पे जाकर के आपको एसआई जो एम्प्लॉय है उसको पुल करना पड़ेगा या ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर आप पुराने डीडीओ से नए डीडीओ में अपनी आईडी ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो पुराने डीडीओ से तो ट्रांसफर होगा, और मान लो पुराने डीडीओ के पास में ऑप्शन नहीं है या उनको नहीं आ रहा है या कोई भी परिस्थिति है, तो आप जो वर्तमान डीडीओ जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ से पुल का ऑप्शन भी है, तो वहाँ से अपनी आईडी है वो नए डीडीओ के पास में पुल भी करवा सकते हैं। तो अगर आपने फॉर्म में डीडीओ गलत शो हो रहे हैं, जैसे कि आप जब फॉर्म भरेंगे, कारण ये होगा कि आपकी ट्रांसफर वगैरह हो गई तो पुराने आपकी आईडी है पुराने डीडीओ के पास में पड़ी रहेगी, तो वो डीडीओ का नाम शो होगा। तो इसके लिए आपको डीडीओ के लॉगिन में एम्प्लॉय ट्रांसफर में जाकर के एम्प्लॉय आईडी को सही डीडीओ से ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन है, पुल भी करवा सकते हैं, ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। अगला है कि मेरे परिवार के सभी सदस्यों के नाम न्यू पोर्टल में नहीं दिखा रहे दे रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो परिवार के सदस्यों के नाम है वो भी आप अपने एसआईपीएफ में जाकर के जो भी एक ऑप्शन उसमें दिया हुआ है डैशबोर्ड पे ऐड फैमिली डिटेल्स, उसमें जाकर के कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे या आवश्यकता हो तो मैं ये सारा जो भी ये डिटेल्स है जैसे ऐड फैमिली का है या और कोई नाम वगैरह या कोई डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है वो तो मैं आपको लाइव भी करके बता दूंगा। तो ये तो हो गया कि अगर आप फैमिली मेम्बर्स शो नहीं हो रहे हैं तो आपको एसआईपीएफ में जाकर के अपने फैमिली मेम्बर्स ऐड करने और वहाँ से अपडेट कर लेना है। ऐड का ऑप्शन अभी भी शुरू है। उसके बाद में परिवार के किसी सदस्य का नाम है, रिलेशन है, जैसे वाइफ, हस्बैंड, फादर, मदर जो भी है, या जन्म तारीख में कोई संशोधन करना तो किस प्रकार करेंगे। तो जो भी संशोधन करना है कार्मिक के डैशबोर्ड पे उपलब्ध परिवार के सदस्यों में से जिसको भी संशोधन करना है उसके वहाँ नीचे एक पेंसिल का जैसा टैब दिया हुआ है, एडिट टैब दिया हुआ है, उस एडिट में जाकर के आधार ओटीपी से आप वेरीफाई करके अपने सदस्यों की डिटेल्स से वो आप संशोधित कर सकते हैं। अगला है कि मेरी सेवा कई वर्षों की हो गई, मेरा बीमा प्रीमियम भी समय समय पर बढ़ता है, परंतु ऑनलाइन देखने पर मेरे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ही दिखाई दे रहे हैं, तो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट कैसे करवाएं, यानी कुछ चीज़ें नहीं दिख रही है तो आप विभाग अपने सभी बीमेदारों के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनलाइन करने की कार्रवाई कर रहा है। इसके अलावा आप अपने जो भी इसमें एसआईपीएफ में जाकर के वहाँ से आप लेजर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, उसमें से आप लेजर अपडेट करते रहें, तो जो भी रिफ्रेश करेंगे अपडेट करेंगे तो पुराने डाटा है वो अपने आप शो हो जाएंगे। अगला है कि फर्दर डिक्लेरेशन या फर्स्ट डिक्लेरेशन भरते समय यदि माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख या मूल वेतन में कोई विसंगति हो तो किसी करेंगे। तो मैंने पहले बता दिया कि सारे जो भी आपके डीडीओ है वहाँ से भी आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें तो आप अपने पर्सनल लॉगिन से कर सकते हैं, जैसे नॉमिनी वगैरह है, फैमिली मेम्बर्स का नाम, लेकिन आपका नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ या मूल वेतन में अगर कोई फर्क है तो आपको अपने डीडीओ से संपर्क करना है और डीडीओ की एसओ आईडी में जाकर के जो भी रोल होगा, डीडीओ रोल होगा, वो असाइन करना पड़ेगा। उस रोल से जाकर के आप वहाँ से कोई भी विसंगति वो ठीक कर सकते हैं। एक समस्या ये भी हो सकती है कि ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स कम दिखाई देने के कारण मेरा राज्य बीमा की जो ऋण की राशि है वो कम बन रही है, यानी आपकी काफ़ी हद तक ऐसे ही में कटौती हो चुकी है, लेकिन आप जब ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं ऋण के लिए तो उसमें काफ़ी कम अमाउंट शो हो रहा है, टोटल अमाउंट या जो भी अमाउंट जो ऋण लायक जो भी अमाउंट है वो कम शो हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको जब आपका जो भी ऋण है वो जिला कार्यालय द्वारा स्वीकृत किया जाएगा तब आपके सभी जारी हो सकने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स पूर्ण करके ही स्वीकृत किया जाएगा। तो पूर्ण कॉन्ट्रैक्ट्स पूर्ण करने के लिए आपको बीमा की सत्यापित रिकॉर्ड एसआईपीएफ के न्यू पोर्टल डैशबोर्ड में अपलोड ई बैग में जाकर के अपलोड कर लें। और एक रिलेशनशिप टैब है, मैंने आपको पहले बताया कि आपके एसआईपीएफ में पर्सनल लॉगिन में एक रिलेशनशिप टैब होगा जिसमें आपके जिला जो एसआईपीएफ का या जिला अधिकारी और उनके अलावा वहाँ के कोई भी किसी एलडीसी, यूडीसी जो भी वहाँ के मंत्रालय कर्मचारी वगैरह होंगे उनके वहाँ नंबर होंगे। तो उस रिलेशनशिप मैनेजर से आप संपर्क करके अपना ये
अपलोड ई बैक में आपको अपनी सर्विस बुक अपलोड करके अपने डाटा अपडेट करवा सकते हैं। इसके अलावा मैंने कहा कि लेजर अपडेट भी आप करते रहें एसआई का, जीपीएफ का, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें आपके ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। अगला है कि मैंने राज्य बीमा के पूर्व में ऋण लिए की पूर्ण अदायगी कर ली है। इसके बावजूद जब मैं ऋण के लिए आवेदन करता हूं तो मेरे पूर्व ऋण की राशि को बकाया बताया जा रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? कई लोगों में ऐसा होता है कि जो ऋण लिया था वो पूरा हो गया, लेकिन अभी भी उनका ऋण है वो ड्यू शो हो रहा है, जिस कारण वो नया लोन है वो नहीं ले पाते। तो इसके लिए एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है लोन एडजस्टमेंट का। आप जैसे ही मैं एक अगली वीडियो में सारे ऑप्शन है आपको लाइव करके बता दूंगा, ताकि आपकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कार्मी के डैशबोर्ड पे एक लोन एडजस्टमेंट की सुविधा दी गई है, जिसमें आपके जो भी लोन पिछली बार लिया था उसमें अगर कुछ चीज़ें नहीं दिख रही है तो आप वहाँ लेजर को जांचें, ऐसे का जो भी आपका लेजर है उसको जांचें, उसको अपडेट करें, और लोन एडजस्टमेंट में भी आप उसको रिफ्रेश करें, तो काफ़ी हद तक आपके जो भी मिसिंग एंट्री होगी वो सही हो जाएगी। फिर भी अगर नहीं होती है तो आपको जिला कार्यालय से संपर्क करना है, या आपके जो भी रिलेशनशिप अधिकारी है उनसे आप एक बार संपर्क कर सकते हैं। अब यह कि राज्य बीमा में अधिकतम कितना ऋण मिल सकता है, तो जो भी आपका बीमा धन होगा और उसमें जो भी बोनस होगा उसकी सरेंडर वैल्यू का 90% तक अधिकतम ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। वो अलग अलग परिस्थितियों में होता है, जैसे आपकी सेवा समाप्ति होने वाली हो या आप रिटायरमेंट होने वाला, तो उस समय अलग है, थोड़ा सा अलग है। तो इसके लिए लगभग ये है कि जो भी बीमा धन है और उसका बोनस है उसका 90% तक अधिकतम कर सकते हैं। राज्य बीमा के ऋण का आवेदन करते समय कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता होती है? तो जैसे अभी सभी को वैसे बीच में आदेश पे आए थे कि आपको अपनी जो भी एसआई की पासबुक है, फर्स्ट डिक्लेरेशन, फर्दर डिक्लेरेशन, वो सारे आपके ऑनलाइन शो हो रहे होंगे। नहीं हो रहे हैं तो आपको जैसे अपनी स्कैन कॉपी है, पॉलिसी बॉन्ड और बीमा रिकॉर्ड की जो पासबुक है, एसआई की पासबुक है, उसकी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी होती है। अगर आपने एक बार अपडेट कर दी, अपलोड की हुई है, तो आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मान लो काफ़ी समय हो गया है तो आप जो भी पासबुक है उसमें जैसे नई एंट्री है, जैसे जैसे आपकी सैलरी बनती रहेगी, सैलरी की एंट्री इसमें एसआई की जो पासबुक में होगी, तो आप बाद में नया डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं। यानी एक बार दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे पश्चात भविष्य में यदि दोबारा ऋण लेना होगा तो आपको डॉक्यूमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा अंतर है या बहुत पुरानी आपकी पासबुक अगर अपलोड हो रही है तो आप उसको नया कर लें, ताकि और भी कोई अपडेट हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। अगला है कि राज्य बीमा या जीपीएफ के ऋण या क्लेम को ऑनलाइन अप्लाई करते समय मैं डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाया था, तो अब मैं संबंधित डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड कर सकता हूँ? तो आप लोन लेते समय अगर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए तो आपके एक ई बैक अपडेट ई बैक ऑप्शन आता है, उसमें जाकर के आप जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं। फिर एक बीमा ऋण लेने के पश्चात यदि दोबारा से बीमा ऋण लेना चाहे तो उसके लिए क्या करता है? तो एक बार लोन आपका हो गया है तो दोबारा लोन लेने के लिए आपको पूर्व में जो भी लोन है उसका 2 वर्ष का समय व्यतीत हो जाना चाहिए, यानी 2 वर्ष का गैप होना चाहिए। साथ में जो भी पूर्व में आपने लोन लिया था वो पूर्ण तरह से आपको ब्याज सहित चुका दिया जाना चाहिए। यानी आपने चुकता कर दिया है और आपका 2 साल का समय हो गया तो आप दोबारा ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला एक प्रश्न हो सकता है कि पूर्व में लिए गए बीमा ऋण को पूर्ण रूप से चुकता कर लिया तो क्या मुझे पूर्व में दिए गए ऋण पर बनने वाले ब्याज का चुकारा किए बिना अगला लोन स्वीकृत हो सकता है? तो लोन तो स्वीकृत हो सकता है, जैसे इसमें लिखा हुआ कि हाँ, यदि पूर्व में लिया गया ऋण पूर्ण अदायगी कर दी और उस पर बनने वाले ब्याज की अदायगी के बिना ही अगला ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। लेकिन स्वीकृत ऋण में से जो भी अगर आपका ब्याज ड्यू है तो उसकी कटौती की जाकर आपको भुगतान किया जाएगा, तो फिर लोन वापस कब मिलेगा? तो कोशिश ये करेगा आप जो भी ऋण लिया है उसको ब्याज समेत चुकता कर लें। अगला प्रश्न है, क्या बीमा या जीपीएफ ऋण या क्लेम में ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात हार्ड कॉपी को जिला कार्यालय में पहुंचाना आवश्यक है? तो जैसे मैंने बताया कि अभी सारा काम पेपरलेस हो गया है, तो पेपरलेस में आपको कोई भी हार्ड कॉपी है वो अपने संबंधित जिला कार्यालय में सबमिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन सबमिट कर लें, अपनी पासबुक वगैरह, अपना क्लेम है वो जनरेट कर लें। उसके बाद में एक और है कि मैं अपने राज्य बीमा या जीपीएफ के ऋण या क्लेम के भुगतान के स्टेटस कहाँ देख सकता हूँ? आपने ऋण के लिए अप्लाई किया लेकिन वो ऋण पास हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए आप कहाँ से चेक कर सकते हैं? तो उसके लिए भी यहाँ से ऑप्शन है कि आपके जो स्टेटस है उसमें आप चेक कर सकते हैं अपने लॉगिन में जाकर के। इसके अलावा राज्य बीमा का मृत्यु दावा अगर किसी के द्वारा अप्लाई किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा? तो मान लो किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो एसआई का या जीपीएफ का जो दावा है डीडीओ के द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा, और जिस कार्मिक की मृत्यु हो चुकी है उसकी एसएसओ आईडी काम में नहीं लिया जाना है, क्योंकि वो कार्मिक है वो डेड हो चुका, तो उनकी जो भी पे मैनेजर वगैरह पे सारे पे वो जो भी स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा, तो वो काम डीडीओ के द्वारा होगा। लेकिन अगर कार्मिक खुद सेवानिवृत्त होता है तो सारा काम अपनी आईडी से ही होगा। अगला है कि एसआई मॉड्यूल में उपलब्ध बटन एक्सटेंड पॉलिसी किसके लिए? तो एक्सटेंड पॉलिसी का मतलब होता है कि आप
अपनी पॉलिसी को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में इसी से संबंधित बताया था कि कोई कार्मिक सेवानिवृत्त हो गया है या होने वाला है और वो चाहता है कि उसकी पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाए अगले साल तक, 1 वर्ष तक अगर बढ़ाना चाहता है तो वो अगली परिपक्वता तिथि तक यानी अगली मार्च तक उसको बढ़ा सकता है। और इसके लिए एक्सटेंड पॉलिसी का जो है वो टैब उपलब्ध है। अगला है कि मेरे राज्य बीमा का कुछ ऋण बकाया है, क्या मैं इसे चालान से जमा करा सकता हूँ, और यदि हाँ तो कैसे। तो आप अपना जो भी ऋण है उसको चालान से भी जमा करा सकते हैं, और उसके लिए आप SSO ID में जा करके लॉगिन करने के पश्चात में SIPF एक नया SIPF न्यू पोर्टल खोलना पड़ेगा। जो 2 पोर्टल SIPF के हैं, पुराना और न्यू। तो आपको न्यू पे ये सारा काम होगा। उसमें एक SI डिपॉजिट नाम से स्क्रीन दी हुई है, उसमें आप स्क्रीन में आप चालान बना करके ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, और चालान बना करके उसको बैंक में जा करके ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं अगर आप चालान से अपना बीमा कुछ बकाया है वो जमा कराना चाहते तो। अब इसके बाद में क्या SIPF पोर्टल पर बनाए गए चालान की जमा कराने के पश्चात चालान की एक प्रति संबंधित जिला कार्यालय को जमा करानी होगी। तो ऑनलाइन अगर आप सबमिट कर रहे हैं तो आपको कहीं भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो डाटा ऑटोमेटिकली आपके जिला कार्यालय में पहुंच जाएगा। अगला है कि मैंने चालान द्वारा SIPF न्यू पोर्टल पर कुछ राशि जमा कराई थी, परंतु आज तक वो राशि वो लेजर में प्रदर्शित नहीं हो रही। तो आपको क्या करना चाहिए, तो एक तो आपके इसमें एक ऑप्शन दिया होता है अपडेट GRN। तो आप अपडेट GRN पे आप जो भी ट्रांजैक्शन हो उसके चालान के नंबर हो, वहाँ जा करके GRN नंबर पे जो भी आप इंटर करके डेट ऑफ बर्थ या जो भी डेट है उसको सिलेक्ट करके आप चालान, जैसे स्क्रीन होगा GRN जो स्क्रीन अपलोड होगा उसमें चालान की GRN नंबर और चालान की राशि इंटर करके आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, और जब इस रिजल्ट स्क्रीन आ जाएगा उसके नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। तो ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा, यानी आप इसको GRN अपडेट का ऑप्शन है। मैंने इसके संबंध में पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है। कई लोगों की इस तरह की समस्या आ रही थी, खास करके जिन्होंने GPF का जो लोन लिया था, पुनर्भरण का जो बीच में चला था, तो उस समय अपडेट GRN के संबंध में मैंने पूरा वीडियो बनाया था। तो थोड़ी सी आप प्रतीक्षा करेंगे तो आपका डाटा अपडेट हो जाएगा सक्सेसफुली, और उसके बाद में आपके जो शो नहीं हो रहा था, आपने जो भी चालान बनाया था वो राशि है प्रदर्शित होने लग जाएगी। मेरी राज्य बीमा यानी SI या GPF की लेजर बुक में कुछ कटौतियाँ नहीं दिख रही है, तो जबकि मेरा वेतन पे मैनेजर से बन रहा है। तो इन मिसिंग डिडक्शन का इंतजाज कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वर्ष 2021-22 और 22-23 से मिसिंग कटौती अपडेट करने की सुविधा कार्मिक के खुद के लेवल में लॉगिन में दी हुई है। आपको अपने डैशबोर्ड में उपलब्ध अपडेट लेजर, मैंने बार बार इसका जिक्र किया है कि आपको अपडेट लेजर जिसमें SI लेजर अपडेट है, GPF लेजर अपडेट है, उसको आपको अपडेट करते रहना है। तो जो भी वर्ष आप सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार उसको अपडेट करेंगे, तो जिस पेज में से जो भी डिडक्शन वगैरह होगी वो आपके सबमिट करने पर अपडेट हो जाएगी और आपके लेजर में शो हो जाएगी। मेरे GPF खाते में कुल राशि अधिक दिख रही है, जबकि आहरण हेतु एक्यूमुलेटेड अमाउंट कम दिख रही है। यानी राशि तो ज़्यादा दिख रही है, लेकिन जब आप विड्रॉल के लिए जो अमाउंट है वो कम दिख रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो चालू वित्त वर्ष के लिए 1 अप्रैल को उपलब्ध बैलेंस के अनुसार पूरे वित्तीय वर्ष के लिए दिखाई देता है। और चालू वित्तीय वर्ष में जमा की गई कटौतियाँ, उन पर ब्याज की राशि अगले वर्ष 1 अप्रैल को जोड़ी जाती है। परंतु यदि चालू वित्तीय वर्ष में कोई राशि आहरित कर ली जाती है तो वो राशि अगले मतलब जो राशि 1 अप्रैल को बैलेंस से कम करके एक्यूमुलेट अमाउंट में प्रदर्शित हो जाती है। इस कारण से थोड़ा सा ये कम दिख सकती है। अब GPF ऑटो विड्रॉल और मैनुअल विड्रॉल में क्या अंतर है, तो GPF ऑटो विड्रॉल के अंतर्गत आप जो भी एलिजिबल राशि होती है उसकी एक सीमा तक, यानी जितना आपको एलिजिबल है, यानी आप जितना पात्र है उतनी विड्रॉल करने पे स्वतः विड्रॉल हो जाता है, और उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपके OTP से वेरीफाई होने के बाद में तत्काल बिल बन करके कोष कार्यालय में जाता है और आपके जो भी सैलरी है वो या आपके जो भी अकाउंट है उसमें राशि जमा हो जाती है। लेकिन अगर मैनुअल विड्रॉल की है तो उसके लिए एप्लीकेशन आपको जिला कार्यालय में देते हैं और वहाँ से ये प्रोसेस होता है। अब GPF ऑटो विड्रॉल एलिजिबल अमाउंट किस प्रकार निर्धारित की जाती है, तो वो आपकी सेवा की अवधि पर निर्धारित की जाती है कि आप GPF में कितना निकाल सकते हैं। अभी जैसे एक प्रश्न भी आया था कि आप कितना अधिकतम निकाल सकते हैं, तो इसमें क्लियर हो जाएगा आपके कि GPF ऑटो विड्रॉल की जो एलिजिबल अमाउंट है वो 1 वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल को उपलब्ध जो भी बैलेंस होगा और कार्मिक की कितने साल की सेवा है उस पर निर्भर करेगा। अब जैसे इसमें बोनस वगैरह सारे मिला करके कितना होगा, तो जैसे यहाँ 5 साल से अगर 15 साल की सेवा है तो आप 10% अमाउंट वो ले सकते हैं, 15 से 25 में 30%, 25 से 30 साल की सेवा में 40%, और 30 साल से अगर आप ज़्यादा आपकी सेवा है तो 50% आप विड्रॉल कर सकते हैं। और यदि कार्मिक का सेवा काल 5 वर्ष या उससे कम रहता है, यानी वो सेवानिवृत्ति के पास में है, तो 90% राशि है वो ऑटो विड्रॉल के अंतर्गत आहरित कर सकता है। तो अधिकतम राशि है वो 90% है, लेकिन मैंने शुरुआत में ये कहा था कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, तो वो विशेष परिस्थिति होगी कि आपकी अगर सेवानिवृत्ति में 5 साल का कम समय है तब आप 90% है वो राशि विड्रॉल कर सकते हैं। अब है कि मुझे सेवानिवृत्त कार्मिकों का GPF अकाउंट खुलवाना है तो क्या करना होगा, तो सेवानिवृत्त कार्मिक के लॉगिन में GPF मॉड्यूल में अकाउंट री ओपन का ऑप्शन है, उसमें सारी सूचनाएं आप भर दें
उसके बाद में सेवानिवृत्ति परिलाभ के बाद में राशियाँ जो ऑटोमेटिक शो होगी, इन सभी को सबमिट करना है, और सबमिट करते ही आपका जो भी रिटायर्ड जीपीएफ खाता है वो पुनः वापस एक्टिवेट हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। इसके लिए आपको जिला कार्यालय में कोई भी डॉक्यूमेंट करने की आवश्यकता नहीं है अपलोड करने की। और मैंने अपना सेवानिवृत्ति उपरांत जीपीएफ अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर लिया है। अब राशि जमा कराने के लिए क्या करना होगा, जैसे आपकी सैलरी आती थी तब तो आप सैलरी से, आपके सैलरी से जीपीएफ की डिडक्शन हो जाती थी, लेकिन अगर आप मान लो रिटायरमेंट के बाद में पुनः इसको जीपीएफ अकाउंट को रीओपन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जीपीएफ मॉड्यूल में डिपॉजिट की स्क्रीन है उसको ओपन करेंगे, और इस स्क्रीन में आप चालान बना करके ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसी भी आपकी सुविधा है वो आप राशि जमा करा सकते हैं। एक लास्ट जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यदि बीमा, राज्य बीमा या यानी एसआई या जीपीएफ ऋण क्लेम के आवेदन के समय गलत डॉक्यूमेंट या अधूरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो उसको रिमूव कैसे करें। तो कोई भी अधूरा या गलत डॉक्यूमेंट अपलोड होने पर आपको संबंधित जिला कार्यालय से संपर्क करना पड़ेगा, और वहाँ से कार्यालय से गलत डॉक्यूमेंट को आप जो भी रिमूव कराया जा सकता है, या वहाँ से उस एप्लीकेशन को या फॉर्म को अगर रिजेक्ट कर देंगे तो आप दोबारा उसको नया डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी एसआई के संबंध में, जीपीएफ के संबंध में थी। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें एसआई के संबंध में सारी जानकारी मैंने दी थी, तो वो वीडियो आप जरूर देखें ताकि ये वीडियो आपके आराम से समझ में आएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी एसआई और जीपीएफ के संबंध में, विशेष रूप से एसआई के संबंध में मैंने विस्तार से बताया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, और अधिक से अधिक अपने साथियों को, खास करके जिनका प्रोबेशन पूरा हो चुका है या जो नए कार्मिक हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें एसआई के बारे में पूरी जानकारी हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।